नमस्कार सभी को। सिनर्जी आईएएस एकेडमी से मैं पार्वती आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कक्षा 12वीं की संपूर्ण पाठ्यक्रमों की एक तीव्र दोहराई कर रहे हैं, जिससे कि कम समय में आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम जल्द से जल्द रिवाइज हो जाए। तो अपनी उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 की कविता कविता के बहाने, जो कि कुंवर नायर ने लिखी है। तो आपका ज्यादा समय जाया ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये कविता। आज की हमारी कविता है कविता के बहाने, जिसके कवि हैं कुंवर नारायण। इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार वो कविता की तुलना कभी चिड़िया, कभी फूल, कभी बच्चे के साथ करते हैं। क्या कहते हैं कवि हमें, चलिए देखते हैं आज की कविता में। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। यानी कि यहाँ पर कवि कविता की उड़ान को चिड़िया के समान मानते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया उड़ती रहती है, उसी प्रकार कविता भी कल्पना के पंख लगाकर उड़ती रहती है। लेकिन कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी कि यहाँ पर कवि कविता की उड़ान को चिड़िया की उड़ान से भी ज्यादा आगे बढ़कर मानते हैं, जिसे कि चिड़िया नहीं जानती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। यानी कि जिस प्रकार चिड़िया इस घर से उस घर में, बाहर भीतर इस घर उस घर उड़ती रहती है, उसी प्रकार से हमारी कविता भी बाहर भीतर इस घर उस घर में जाती रहती है, विचरण करती रहती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। लेकिन हमारी कविता जो है वो पंख लगाकर असीम ऊंचाइयों तक उड़ती है, क्योंकि कविता की उड़ान तो असीम है, लेकिन चिड़िया की उड़ान बहुत सीमित है। क्योंकि चिड़िया केवल एक सीमित दायरे तक ही उड़ सकती है, लेकिन कविता एक बार लिखने के बाद युग युगांतर तक पढ़ी जाती है, उसका आस्वाद युग युगांतर तक लिया जा सकता है। तो इस प्रकार कविता की उड़ान को कवि असीम मानते हैं, जिसे चिड़िया नहीं जानती, क्योंकि चिड़िया की उड़ान तो एक सीमित जगह तक ही सीमित रहती है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहाँ पर कवि कविता की तुलना फूलों से करते हैं और कहते हैं कि कविता का खिलना फूलों की तरह ही है, लेकिन कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। कि कविता खिलती तो फूलों की तरह है, महकती फूलों की तरह है, लेकिन जिस प्रकार फूल खिलते हैं वो सूर्योदय के समय खिलते हैं और सूर्यास्त होने तक वो मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कविता एक बार लिखी जाने के बाद युगों तक उसी तरह अपनी खुशबू, अपना सौंदर्य बिखेरती रहती है, वो मुरझाती नहीं है। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी कि जिस प्रकार फूल बाहर भीतर इस घर उस घर सब जगह अपनी खुशबू, अपना सौंदर्य बिखेरते हैं, उसी प्रकार कविता भी अपना सौंदर्य हर जगह बिखेरती है। बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जिस प्रकार फूल सूर्योदय के समय खिलता है और सूर्यास्त होने पर वो मुरझा जाता है, लेकिन हमारी कविता जो है उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कविता एक बार खिलने के बाद, यानी कि एक बार लिखी जाने के बाद, वो हमेशा ऐसे ही अपने सौंदर्य को बिखेरती रहती है। उसका सौंदर्य कभी भी कम नहीं होता, जिसे कि फूल नहीं जान सकता। आगे कवि हमें कहते हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। यहाँ पर कवि ने कविता की तुलना बच्चों से की है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कि कविता
एक खेल की तरह है। जिस प्रकार बच्चे खेलते रहते हैं, उसी प्रकार भी कविता भी हमारी लिखी जाती है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। यानी कि जिस प्रकार बच्चा चंचल स्वभाव का होता है और वो इस घर उस घर में और सभी घरों में समान रूप से खेलता हुआ घूमता है, विचरण करता रहता है, उसी प्रकार से हमारी कविता भी सभी घरों में समान रूप से विचरण करती है। वो किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं करती और युग युगांतर तक अपनी खुशबू हमेशा ऐसे ही फैलाती रहती है। तो ये थी आज की हमारी कविता, कविता के बहाने। मुझे उम्मीद है कि आपको इसका सस्वर वाचन और इसकी सरल व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने कविता की उड़ान और खिलने को चिड़िया और फूलों से किस तरह भिन्न बताया है? यानी कि कवि जो है उन्होंने कविता की उड़ान और इसके खिलने को चिड़िया की उड़ान और फूलों के खिलने से भिन्न यानी कि अलग किस प्रकार बताया है? कवि का मानना है कि कविता की उड़ान सीमाहीन एवं अनंत होती है, क्योंकि कविता में कवि का मन भावों एवं असीम कल्पनाओं के पंख लगाकर उड़ता है, जबकि चिड़िया के पंखों की एक निश्चित एवं सीमित सामर्थ्य होती है। यानी कि कवि का कविता का जो भाव है, कविता अपने अंदर जो भाव रखती है वो असीम होता है और वो युग युगांतर तक चलता रहता है। उसकी असीम कल्पनाएं, वह असीम भाव और असीम कल्पनाओं के पंख लगाकर कविता हमारी उड़ती है। कवि अपने मन के भावों को अपनी कविता में व्यक्त करता है, जो कि असीम संवेदनाओं, असीम कल्पनाओं के पंख लगाकर वो अपनी बात को कहता है। लेकिन जो चिड़िया है उसके पंखों की एक निश्चित सीमा होती है, एक निश्चित और सीमित उसकी सामर्थ्य होती है, वो बहुत ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ सकती। इसके अतिरिक्त चिड़िया सभी स्थानों तक उड़कर नहीं पहुंच सकती, जबकि कविता की उड़ान में यह संभव है कि कविता कहीं पर भी अपना भाव सौंदर्य बिखेर सकती है। इस प्रकार सीमा एवं सामर्थ्य संबंधी अंतर चिड़िया और कविता की उड़ान का मुख्य अंतर है। यानी कि चिड़िया और कविता की जो उड़ान है उसकी सामर्थ्य में ये मुख्य अंतर पाया जाता है कि कविता की उड़ान तो असीम होती है, जबकि चिड़िया की उड़ान बहुत सीमित जगह तक ही रहती है। कवि कहता है कि कविता एवं फूल दोनों खिलते हैं, लेकिन फूल एक बार खिलकर मुरझा जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जबकि दूसरी ओर कविता एक बार खिलने अर्थात शब्दों के रूप में अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेने के बाद निरंतर नया अर्थ ग्रहण करके विकसित होती रहती है। इसी प्रकार कवि ने कविता की तुलना फूल के खिलने से की है कि फूल तो एक बार खिलकर मुरझा जाता है, अपना सौंदर्य बिखर जाता है, लेकिन कविता जो है वो एक बार लिखी जाने के बाद, एक बार शब्दों के रूप में जब वो अभिव्यक्ति प्राप्त कर लेती है, तो उसके बाद वह निरंतर नया अर्थ ग्रहण करके युग युगांतर तक अपना सौंदर्य बिखेरती रहती है, विकसित होती रहती है। दूसरा प्रश्न देखेंगे कि कविता के बहाने कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। कि यानी कि कविता के बहाने जो ये कविता है हमारी, इसका केंद्रीय भाव हमें स्पष्ट करना है। कविता के बहाने कुंवर नारायण के इन दिनों संग्रह से ली गई है। इनकी कविता के बहाने जो हमारी ये कविता है कुंवर नारायण के इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। कविता के बहाने
चिड़िया तथा फूल से लेकर बच्चे तक की यात्रा है। एक तरफ तो प्रकृति है, एक तरफ प्रकृति है तो दूसरी तरफ भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा है। यह स्पष्ट है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा है। फूल के खिलने के साथ ही उसकी परिणति निश्चित है। परिणति यानी कि उसका नष्ट हो जाना निश्चित है, कि फूल एक बार खिलने के बाद शीघ्र ही नष्ट हो सकता है, हो जाता है। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है। इनकी बच्चे जो हैं वो असीम प्रकार से खेलते हैं। उनके खेल में किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं होती है। कविता भी शब्दों का एक खेल है जिसमें जड़ चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य साधन मात्र हैं। अतः जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन स्वतः ही टूट जाते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा कहने का अभिप्राय यही बनता है कि जो कविता है वो रचनात्मक होती है। रचनात्मक यानी क्रिएटिव होती है, कि कवि अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से उसकी रचना करता है, उसका निर्माण करता है। तो कविता जो है वो हमारी रचनात्मक होती है, और कविता जो है वो जड़ चेतन अतीत वर्तमान सब जगह पर वो हमारी पहुंच सकती है, सब जगह उसकी पहुंच विद्यमान रहती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये कविता, इसकी सरल व्याख्या और परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो इस तरह से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।